ऑलराइट, अब हम रिवाइज कर रहे हैं IS 16 विच इज द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले किसी भी स्टैंडर्ड की आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि उसमें कौन से एसेट्स हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें हम याद रखो, एक तो टेंजिबल एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और वो जो किस पर्पस के लिए हो, या तो वो प्रोडक्शन के लिए हो जिस तरह हमारे पास मशीन्स होती हैं, असेंबली लाइंस होती हैं, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो जिस तरह हमारे पास व्हीकल्स वगैरह हैं, या रेंटल टू अदर्स हो विच इज अदर देन प्रॉपर्टी, क्योंकि वो IS 40 के अंदर आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रेंट ए कार का बिजनेस है तो अगर आप हैवी मशीनरी रेंट पे देते हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की मशीनरी जो होती है, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ऑफिस की जितने भी हमारे फिक्सचर्स हैं, फिटिंग्स हैं, वो सारी आपके पास आ जाती हैं। ठीक है जी, और जिनकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर है, क्योंकि हम इसको नॉन करंट एसेट इसी वजह से कहते हैं। तो IS 16 के अंदर ये एसेट क्लासिफाई हो जाएंगे जो ये चार पर्पस के लिए हैं, या तो प्रोडक्शन के लिए हैं, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए हैं, या रेंटल टू अदर्स के लिए हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। अब याद रखो कि जब हम रिकग्निशन की बात करते हैं तो जो हम सबसे पहले इसका एसेट का क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। एसेट का मतलब क्या है कि एक तो ये प्रोबेबल हो उससे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो, कैश फ्लो के अलावा भी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिसोर्स आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव करके देता है तो ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। जरूरी नहीं है कि वो पैसे की फॉर्म में हो कि एक मशीन एक यूनिट बनाती है जो मार्केट में सेल होता है, वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन वो कैश फ्लो की फॉर्म में है और जिसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता हो। फिर यही प्रिंसिपल इस इनिशियल एक्सपेंडिचर के बाद जब सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर होगा तब भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि वो सबसे पहले एसेट का क्राइटेरिया मीट करता हो तो हम उसे कैपिटलाइज करेंगे। अब अगर आपके पास स्मॉलर आइटम्स हैं, टूल्स वगैरह, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि उनको हम कंज्यूमेबल्स ट्रीट कर देते हैं। ठीक है जी, कंज्यूमेबल्स ट्रीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नील्स हैं, बोल्ट्स वगैरह हैं, फॉर एग्जाम्पल, या फिर डिस्पोजेबल आपके पास कोई टूल्स हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टूल किट्स हैं प्रॉपर, तो फिर उनको एक्सपेंस आउट नहीं करते, वो फिर कैपिटलाइज ही होती है, उनको हम एग्रीगेट करके वन एसेट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, लेट्स अज्यूम, आपके पास स्क्रू जैक्स हैं, आपके पास हैमर्स हैं, आपके पास ड्रिल मशीन्स हैं, तो फिर वो एक पूरी टूल किट बना के उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। इनिशियल मेजरमेंट याद रखना है कि हमेशा हमारी होती है एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने का हमने उसको परचेज किया, प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट इन द वर्किंग कंडीशन। एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल साइट रिपेयर की, इंस्टॉल करवाया, लीगल फी पे की, प्रोफेशनल फी पे की, वन ऑफ टेस्टिंग फी पे की, या फिर अगर आपने लोन लेके एसेट को कंस्ट्रक्ट किया है तो फिर उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी हम कैपिटलाइज करते हैं। बोरिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं एज पर IS 23, और इसकी डिटेल्स फिर IS 23 के अंदर डिस्कस होती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है यहाँ पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कि अगर आपकी कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि आपने एसेट को बाय द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ डिसमेंटल करना है, डीकमीशन करना है, रीस्टोर करना है, तो ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट, रेस्टोरेशन कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। बट ये वैल्यू फ्यूचर में इनकर होनी होती है, तो फिर हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू 1+r⁻n करते हैं। इसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। एक दफा हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहीं पे कैपिटलाइज कर देंगे, यानी हम डेबिट कर देंगे एसेट को और क्रेडिट कर देंगे किस चीज को, हम डिसमेंटलिंग प्रोविजन को। इसको प्रोविजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी अमाउंट इनकर होनी है बाय द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसको हम प्रोविजन कह रहे हैं। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। तो हमने, याद रखो कि हमने ये लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है एट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको क्या करना है, इसको हर साल फिर अनवाइंडिंग करनी है इसकी, क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, ये कम वैल्यू होती है। अब इसको सिस्टमैटिकली अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाना है हर साल, जिसको हम अनवाइंडिंग कहते हैं। अनवाइंडिंग क्या है कि जिस रेट से हमने इसको डिस्काउंट किया है उसी रेट से फिर हम इसको बढ़ाते हैं, प्रॉफिट और लॉस को डेबिट कर देते हैं, यानी फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट कर देते हैं, और ये जो डिसमेंटलिंग प्रोविजन है इसको बढ़ाते रहते हैं। लाइबिलिटी हर साल इंक्रीज होती जाती है और आखिर में अपनी ओरिजिनल अमाउंट पे पहुंच जाती है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने पहले आपको डिटेल लेक्चर में करवाई थी।
आप इसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद वो चीजें हैं जो कि हमारे कैपिटलाइज नहीं होती, शुड नॉट बी कैपिटलाइज। तो जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल ओवरहेड्स हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट बीइंग परचेज्ड इनकर हो रहे होते हैं। इसी तरीके से स्टार्टअप और सिमिलर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, ये सब के सब एक्सपेंस आउट होते हैं रादर देन बीइंग कैपिटलाइज्ड। ये एक एग्जांपल है कि जिसमें ये सारी चीजें, परचेज प्राइस ऑफ लैंड कैपिटलाइज होती है, स्टाम्प ड्यूटी कैपिटलाइज होती है, लीगल फी कैपिटलाइज होती है, साइट प्रिपरेशन कैपिटलाइज होती है। मटेरियल के साथ एक नोट दिया हुआ है, कहता है मटेरियल की कॉस्ट 100,000 है, लेकिन 10 मिलियन का मटेरियल स्पॉइल हो गया था और 15 मिलियन का मटेरियल आपका ज्यादा लग गया ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन वर्क, तो ये 25 कैपिटलाइज नहीं होगा। तो 100 में से आप 25 लेस कर देंगे। जो स्पॉइल हो गया और जो आपकी गलती की वजह से एक्स्ट्रा लगा, जो वेस्टेजेस है, वो कैपिटलाइज नहीं होती, आपने सिर्फ 75 कैपिटलाइज करना है। इसी तरीके से उसने कहा लेबर इस पीरियड, ये जो 150,000 है, इसमें से 9 मिलियन लेबर वो है जो आइडल आवर्स हैं, ठीक है जी, काम नहीं हुआ, तो ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो 150 में से 9 मिलियन निकाल देंगे, ये भी एक्सपेंस आउट होगा। बाकी आर्किटेक्ट फी भी कैपिटलाइज होगा, जनरल ओवरहेड्स नहीं होगा, क्योंकि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट बीइंग इनकर होते हैं। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर 3 टाइप्स के हैं जिनको हम कैपिटलाइज करते हैं। नंबर 1 के अगर वो एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट को एनहेंस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई क्या है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि एसेट की एक्सटेंशन, एनहेंसमेंट, इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन पे लगे, कि जिससे एसेट इंप्रूव हो जाए, अपग्रेड हो जाए, एनहेंस हो जाए, एक्सपैंड हो जाए, वो कैपिटलाइज होता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने एसेट की ओवरहॉलिंग की है और उसकी मेजर इंस्पेक्शन पे आपने कॉस्ट इनकर की है, तो चूंकि वो मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग एक पर्टिकुलर पीरियड से ताल्लुक रखती है, जिस तरह हर 2 साल बाद ओवरहॉल करते हैं या हर 3 साल बाद ओवरहॉल करते हैं, तो आपने करना क्या है कि ओवरहॉलिंग की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है और फिर उसको उतने सालों पे जो ओवरहॉलिंग, नेक्स्ट ओवरहॉल तक जितना पीरियड बनता है, उसके ऊपर डेप्रिशिएट करते हैं। इमीडिएटली एक्सपेंस आउट नहीं करना, पहले कैपिटलाइज करना है, फिर डेप्रिशिएट करना है टिल द नेक्स्ट ओवरहॉल। ठीक है। तीसरी चीज जो है वो आपके पास वो है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स एसेट है, कॉम्प्लेक्स एसेट वो एसेट होता है जिसकी हर कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ होती है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स एसेट है और उसका आपने कोई कंपोनेंट रिप्लेस किया, मिसाल के तौर पे आपके पास प्लेन्स है, प्लेन का आपने टोटल सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया, प्लेन के अंदर कोई आपने अपडेटेड सीट्स लगा दी, पिछली वाली राइट ऑफ कर दी, नई वाली फिक्स कर दी, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पिछला राइट ऑफ करके जब आप नया आइटम रिप्लेस कर दो। ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा जो भी है वो सबका सब एक्सपेंस आउट हो जाएगा, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक्सचेंज अगर आप कोई एसेट कर रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन को आपने फेयर वैल्यू पर डील करना है। ठीक है जी, फेयर वैल्यू पर डील करना है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि जो मार्केट वैल्यू है उस पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर तो फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं हो, फिर जो आप एसेट दे रहे हो उसकी जो कॉस्ट यानी कैरिंग अमाउंट थी, वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। यानी आपने जो एसेट एक्सचेंज किया, जो एसेट आपने दिया, उसकी जो बुक्स में वैल्यू थी वही नए एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। ये तब है कि जब फेयर वैल्यूज अवेलेबल ना हो, ना पुराने एसेट की और ना नए एसेट की, तो फिर आप पुराने एसेट की कैरिंग वैल्यू को ही नए एसेट की कॉस्ट कंसीडर कर लेंगे। ये एक्सचेंज ऑफ एसेट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, हमें पता है कि सिस्टमैटिक एलोकेशन होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट का ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और डेप्रिसिएशन हमारे पास अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। 3 चीजें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं। एक, डेप्रिसिएशन के मेथड्स। डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये भी अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट्स के लिए यूज करते हैं कि जिनके बारे में हमें लगता है कि वो थ्रू आउट द लाइफ सेम बेनिफिट देंगे, तो लगता है तो मतलब इसका एस्टिमेट है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के लिए यूज करते हैं जो शुरू में ज्यादा बेनिफिट देते हैं और वक्त के साथ साथ उनका बेनिफिट कम होता जाता है। जैसे एक मशीन है, वो शुरू में नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बना रही है और वक्त के साथ साथ नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यही प्रिंसिपल डेप्रिसिएशन पे भी अप्लाई करो, कि शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करो और लेटर ईयर्स में कम चार्ज करो। तो जब हम चूज कर रहे हैं बिटवीन दीज टू मेथड्स, तो ये या इसके अलावा भी जो मेथड्स हैं, मेनली ये दो हैं, तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसी तरीके से आपके पास यूजफुल लाइव्स, यूजफुल लाइफ जो है ये भी
आपके पास अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसी तरह स्क्रैप वैल्यूज, ये भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपने हर साल अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को क्या करना है, अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू करना है। हर साल आपने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू करना है। और अगर आपको कोई लगता है कि इसमें कोई जेन्युइन चेंज आया है, जिस तरह मिसाल के तौर पे एक एसेट के बारे में आपको लगता था कि उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, ठीक है, 2 साल गुजर गए, अभी भी आपको लगता है कि ये मजीद 5 साल चल जाएगा, तो फिर आप उसकी लाइफ को रिवाइज कर दें। तो अगर जेन्युइन चेंज आया है तो आप अपने एस्टिमेट को चेंज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। इसका पास्ट में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, नो इम्पैक्ट इन पास्ट। जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई वो हो गई। अब जो चेंज आएगा वो फ्यूचर के डेप्रिसिएशन में आएगा, कि फ्यूचर की जो डेप्रिसिएशन होगी वो आपके पास जो चेंज आपका एस्टिमेट है उसके मुताबिक रिकॉर्ड होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग क्या होती है, हम इसको डेबिट डेप्रिसिएशन कर देते हैं, इसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे कहीं पे भी नहीं आ रही होती, हम इसको यूजुअली एलोकेट कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल को, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, लेकिन यूजुअली हम इसको एलोकेट कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, कि कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैरिंग अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट क्यों होती है, क्योंकि ये एसेट की वैल्यू को कम कर रहा होता है, इसलिए इसकी नेचर जो है वो क्रेडिट होती है, क्योंकि हर साल ये एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, नहीं, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पॉइंट इन टाइम पे एसेट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करें ताकि हमें ये पता चल सके कि अब तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एसेट। कॉम्प्लेक्स एसेट जिसके हमने बताया कि हर कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, वेरियस कंपोनेंट है और हर कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ, सब प्लेन है, उसके इंटीरियर की अलग लाइफ है, एक्सटीरियर की अलग है, विंग्स की अलग है, नेविगेशन सिस्टम की अलग है, ठीक है जी, इंजन की अलग है, तो हम उनको सेपरेटली डेप्रिशिएट करते हैं। इनिशियल मेजरमेंट के बाद हमारे पास आती है भाई सबसीक्वेंट मेजरमेंट, के सबसीक्वेंटली, इनिशियली तो आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, सबसीक्वेंटली आप अब किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास दो मॉडल्स हैं, वी हैव द कॉस्ट मॉडल एंड वी हैव द रीवैल्यूएशन मॉडल। हमारे पास कॉस्ट मॉडल है और हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल का मतलब है कि कॉस्ट माइनस इट्स डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट। अब इंपेयरमेंट क्या होता है, इंपेयरमेंट इज डिफरेंट, इंपेयरमेंट डेप्रिसिएशन की तरह नहीं है, इंपेयरमेंट सिस्टमैटिक नहीं होती, इंपेयरमेंट डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन होती है तो हम इंपेयरमेंट रिव्यू कंडक्ट करते हैं, देखते हैं कि एसेट की वैल्यू कम तो नहीं हो गई, अदर देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी एसेट की वैल्यू को कम करता है लेकिन वो सिस्टमैटिक है। इंपेयरमेंट क्या है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कि अगर एसेट डैमेज हो गया तो ये इंटरनल फैक्टर है इंपेयरमेंट का। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, कि एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है कि हम एसेट को रीवैल्यू कर लेते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट पे ले जाते हैं, यानी फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं, और फिर इसमें से सबसीक्वेंट डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। क्यों सबसीक्वेंट कहते हैं, क्योंकि जिस डेट पे हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं उस वक्त तक की जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो डी रिकॉग्नाइज हो जाती है। तो क्या एंट्री होती है, डेबिट कर देते हैं हम एसेट को, डेबिट कर देते हैं हम उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, अगर वो डेप्रिशिएटिंग एसेट, जैसा लैंड है तो उसकी होती नहीं है तो उसको डी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन जैसा बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी रिवैल्यूएशन की डेट तक पड़ी हुई है उसको खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दो, क्योंकि नई डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड होगी रीवैल्यूड अमाउंट पे एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। तो ये आपके पास डेबिट एसेट, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, यानी ये आपका गेन है जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जा रहा है। ये उसको मैंने परफॉर्मा की फॉर्म में शो कर दिया। तो रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए याद रखना है कि आप पहली बात कि ये आप इलेक्शन करते हैं कि कौन से एसेट को आपने कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करना है और कौन से एसेट को आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पे। और ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, एंटिटी के पास इख्तियार है कि वो अपने एसेट की नेचर के अकॉर्डिंगली पॉलिसी डिसाइड कर ले कि उन्होंने कॉस्ट मॉडल पे रखना है या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी की एप्लीकेशन के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई आपने एक दफा एक साल कॉस्ट मॉडल रखा, अगले साल रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर कॉस्ट मॉडल, फिर रिवैल्यूएशन मॉडल, ऐसे नहीं करना।
हाँ, ये पॉसिबल है कि आप मॉडल चेंज कर लें, यानी जब स्टैंडर्ड रिक्वायर करे या फिर आपको लगता है कि चेंज इन मॉडल रिजल्ट्स इन मोर फेयर प्रेजेंटेशन, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, यानी आप मॉडल चेंज कर सकते हो। चेंज इन मॉडल के कॉस्ट मॉडल से आप फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन मॉडल पे आगे, व्हेन इट रिजल्ट्स इन मोर फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हो। अब क्या हर साल आपने रीवैल्यू करना है? स्टैंडर्ड कहता है कि भाई नहीं। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने रीवैल्यू करना है विद सफिशिएंट रेगुलरिटी सो दैट देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। आपको हर साल रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना सफिशिएंट रेगुलर बेसिस पे रीवैल्यू करें कि आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना, ये ना कोई जमीन आसमान का फर्क हो। और जब आप रिवैल्यू करोगे तो फिर तमाम एसेट उस क्लास के रिवैल्यू करोगे, चेरी पिक नहीं कर सकते कि जिनकी वैल्यू बढ़ गई उनको रिवैल्यू कर लिया, जिनकी वैल्यू कम हो गई उनको छोड़ दिया। नहीं, अगर बिल्डिंग्स रिवैल्यू हो रही है तो जितनी बिल्डिंग्स रिवैल्यूएशन मॉडल पे है सब की सब आपने रिवैल्यू करनी। रिवैल्यूएशन मॉडल कैसे अप्लाई होता है कि भाई जिस डेट पे आपने रिवैल्यू करना है उस डेट की आपके पास कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए, और कैरिंग अमाउंट फिर आपने कंपेयर करनी है किस चीज के साथ? फेयर वैल्यू के साथ, यानी रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। जो डिफरेंस है वो आपके पास रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस है, जो कि आपके पास रिकॉर्ड होता है यूजुअली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। वही एंट्री मैंने आपको बता दी, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई, यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जा रहा है और इधर आगे से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जा रहा है। गेन की एंट्री तो हमने सिंपली पढ़ ली कि आपने क्या गेन की एंट्री परफॉर्म की अभी, जिस तरह डेबिट कर दिया हमने एसेट को, डेबिट कर दिया हमने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और क्रेडिट कर दिया हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस को। अगर आपके पास जो है वो लॉसेस हैं, तो हमने ये देखना है कि क्या वो लॉसेस रिवैल्यूएशन लॉसेस है या वो इंपेयरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? हमने ये देखना है कि जिस एसेट के अगेंस्ट लॉस आया था क्या पहले कभी वो रीवैल्यू हुआ था और उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, तो अगर पड़ा हुआ है पहले वो खत्म करो। वो खत्म करने के बाद भी अगर लॉस है तो फिर प्रॉफिट और लॉस को चार्ज करो, क्रेडिट हो जाएगा एसेट। लेकिन अगर पहले ही कभी एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ तो डायरेक्टली सारा का सारा लॉस प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। इसको हम कहते हैं कि द रिवैल्यूएशन लॉस विच रिप्रेजेंट्स इंपेयरमेंट, ये इंपेयरमेंट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वो एसेट पहले कभी रिवैल्यू हुआ है तो सबसे पहले उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म करेंगे, फिर अगर कोई बच गया तो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑफ द रीवैल्यूड एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ द रीवैल्यूड एसेट, देखिए रीवैल्यू जब हमने किया एसेट को तो हमने कहा कि उस वक्त तक की सारी डेप्रिसिएशन खत्म कर दो ताकि डेप्रिसिएशन चार्ज हो रीवैल्यूड अमाउंट पे एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। अब होता यह है कि जब अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर आपके पास जो है वो गेन आ गया है, तो ये गेन अनरियलाइज गेन है। ये जो गेन हमने बात की है अभी, ये गेन अनरियलाइज गेन है जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में आया है, यहाँ पर अनरियलाइज गेन है। ये जब तक एसेट सेल नहीं हो जाता ये रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जब जिस दिन एसेट सेल होगा उस दिन तो इमीडिएट गेन जो है वो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं कि वो एक पॉलिसी बना लेती हैं कि भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस से हर साल एक पोर्शन निकालो और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर लो। कैसे ट्रांसफर कर लो? दो तरीके। जो गेन आया है आप उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दो, ठीक है, और हर साल ये पोर्शन रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालो और रिटेन अर्निंग में डाल दो ताकि गेन सिस्टमैटिकली रियलाइज हो जाए। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप ओल्ड डेप्रिसिएशन और न्यू डेप्रिसिएशन को कंपेयर कर लो, यानी ओल्ड का मतलब बिफोर रिवैल्यूएशन और न्यू का मतलब आफ्टर रिवैल्यूएशन, तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी। उसके बाद है डिस्पोजल। याद रखो कि डिस्पोजल हम तब रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जब आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द बायर। लेकिन अगर आपकी किसी भी तरह की मैनेजेरियल इन्वॉल्वमेंट है, एसेट से रिलेटेड अभी भी आपका मैनेजेरियल इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या होती है जनाब मैनेजेरियल इन्वॉल्वमेंट? कि मिसाल के तौर पे आपने ये शर्त रख दी कि मैं आपसे ये एसेट 3 साल बाद 4 साल बाद वापस खरीदूंगा,
तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया बायर को, तो ये डिस्पोजल नहीं कहलाएगा। जब भी हम डिस्पोजल करेंगे तो डिस्पोजल के लिए हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट आ जाती है डेबिट साइड पे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है क्रेडिट साइड पे, प्रोसीड्स यानी कैश कितने का सेल हुआ है ये आ जाती है क्रेडिट साइड पे। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो दिस रिप्रेजेंट्स गेन, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो दिस रिप्रेजेंट्स लॉस। तो याद रखें कि डिस्पोजल सिर्फ तभी रिकॉर्ड हो सकता है जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो इन सब्सटेंस ये एक लोन अरेंजमेंट है, यानी आप अपने एसेट के अगेंस्ट लोन ले लिया है। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट। जब आप एक ऐसे एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे कि जिसको आपने पहले कभी रीवैल्यू किया हुआ था, तो सारा का सारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो रिटेन्ड अर्निंग में आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और ये याद रखें कि जब हम डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं तो फिर हमने उसका गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट। मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, सब प्लेन्स हैं आपके पास, इनकी रेगुलर इंस्पेक्शन होती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। इसी तरह असेंबली लाइंस हो सकती हैं, प्रोडक्शन प्लांट हो सकते हैं आपके पूरे पूरे, जिनको आप एक अरसे बाद रीवैल्यू करते हैं, ओवरऑल करते हैं। तो होता क्या है कि जो ओवरहॉलिंग की कॉस्ट है आपने उसको इमीडिएटली एक्सपेंस आउट नहीं करना, आप उसको कैपिटलाइज करते हो और फिर उसको नेक्स्ट ओवरहॉल तक डेप्रिशिएट कर देते हो। इमीडिएटली आपने उसको एक्सपेंस आउट नहीं करना, आपने पहले कैपिटलाइज करना है और फिर नेक्स्ट ओवरहॉल तक आपने उसको डेप्रिशिएट कर देना है। और किसी भी स्टैंडर्ड के बारे में लास्ट चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज द डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या है भाई, आपके पास की क्या क्या चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि मेजरमेंट कौन सी बेसिस आप यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन के कौन से मेथड, एस्टिमेट्स आपने कैसे लिए हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें आप शो करते हैं इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।